Hello everyone, welcome to my YouTube channel Physics by Geeta ma'am. As you know, we are dealing with our 5th chapter laws of motion. So आज हम स्टार्टिंग से अपना ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं. As you know, गवर्नमेंट ने आपका 30% सिलेबस रिड्यूस किया है. तो उसमें इस चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक जो नहीं आ रहे वो कौन से हैं. फर्स्ट है इंट्यूटिव कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स. मीन्स आपको फोर्स के बारे में डिस्कस नहीं करना है. एंड सेकेंड वन है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. न्यूटन के जो 3 लॉज हैं वो भी आपने नहीं करे. न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ. थर्ड है इम्पल्स. फोर्थ है मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम. तो ये टॉपिक डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए फोर्स क्या होता है. फोर्स क्या होता है? फोर्स इज ए पुश और पुल. मतलब अगर हम किसी भी चीज़ पे पुश या पुल करते हैं तो वो बॉडी क्या होती है, अपने प्लेस से डिस्प्लेस हो जाती है. ठीक है, तो फोर्स क्या होता है? इट इज़ एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल विच प्रोड्यूसेस और ट्राई टू प्रोड्यूस मोशन इन ए बॉडी एट रेस्ट. सपोज ये हमारी कोई बॉडी है, ये रेस्ट पे है, तो फोर्स क्या होता है? एक्सटर्नल एफर्ट. हम जो बाहर से एफर्ट कर रहे हैं इस बॉडी के ऊपर, अगर ये बॉडी रेस्ट पे है तो इस फोर्स की वजह से क्या करेगी? मूव करेगी, डिस्प्लेस हो जाएगी अपने पोजीशन से. अगर कोई बॉडी मोशन में है पहले से ही, अगर हम उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगी? रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगी. तो फोर्स क्या होता है? इट इज एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल विच प्रोड्यूसेस और ट्राई टू प्रोड्यूस मोशन इन द बॉडी एट रेस्ट. मतलब force is an external effort. ये आपके हैं reduced topic. External effort in the form of push or pull. First case है which produces or tries to produce motion in a body at rest. Produce motion in a body at rest. सेकेंड वन क्या है इसका? stops or tries to stop a moving body. थर्ड है आपका चेंजेस और ट्राइज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी. अब देखो फोर्स की ये डेफिनेशन है. फोर्स एक्सटर्नल एफर्ट हमने जो बाहर से दिया है, चाहे वो पुश हो सकता है, हम या तो उसको धकेल रहे हैं या फिर उसको खींच रहे हैं, जो क्या करता है फिर पुश और पुल. या तो कोई बॉडी रेस्ट पे उसको मूव कर देगा, अगर मूविंग है तो उसको स्टॉप कर देगा रेस्ट पोजीशन में. अगर और क्या करता है, उसकी डायरेक्शन को भी क्या करता है? चेंज करता है. ये क्या है? फोर्स की एग्जैक्ट डेफिनेशन है जो आपको पता होनी चाहिए लॉज ऑफ मोशन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले. और इस चैप्टर में आप क्या क्या करोगे? लॉज ऑफ मोशन में आपके ये कंसेप्ट तो डिलीटेड हो चुके हैं, इनकी एप्लीकेशन भी नहीं करनी है आपने. न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, इनकी एप्लीकेशन भी नहीं करनी. और जो ये तीनों लॉज है आपने अपनी 9th क्लास में भी डिस्कस किया. न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या था आपका? न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं. क्या होता है न्यूटन फर्स्ट लॉ? ए बॉडी एट रेस्ट विल बी कंटिन्यू एट रेस्ट अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स विल बी अप्लाइड ऑन इट. एक बॉडी है वो रेस्ट पे रहेगी, तब तक रहेगी जब तक कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं होता. वो मोशन में है तब तक मोशन में रहेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता. ये था आपका फर्स्ट लॉ. और सेकेंड लॉ क्या होता है? सेकेंड लॉ को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ मोमेंटम भी बोलते हैं. द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड. ये आपने किया है. रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम पी, और पी क्या होता है आपका? मास इनटू वेलोसिटी. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफ. जब आप इसको सोल्व करोगे तो एफ की वैल्यू क्या थी? एम ए. ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन था. और थर्ड क्या था आपका? एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज occurs on a body equal in magnitude but opposite in direction. थर्ड लॉ में क्या था? सपोज जैसे आपकी कोई भी
बुक है या कोई भी ऑब्जेक्ट है किसी भी टेबल पे है, तो क्या करेगा, ये बुक इस टेबल पे फोर्स अप्लाई कर रही है और ये टेबल इन टर्न बुक पे अप्लाई कर रहा है। मीन्स एक्शन एंड रिएक्शन हो रहा है। तो दोनों क्या है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड उसका इक्वल है बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ये थे आपके न्यूटन्स 3 लॉज। आपने यहाँ पे लीनियर मोमेंटम नहीं करना। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, पी होता है, पी से डिनोट करते हैं मास इनटू वेलोसिटी ऑफ द बॉडी को ही हम क्या बोलते हैं, हमारा लीनियर मोमेंटम। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, अपरेंट वेट ऑफ ए मैन इन ए लिफ्ट और एलिवेटर। इस टॉपिक में हमने क्या करना है, अपरेंट वेट फाइंड आउट करना है ऑफ ए मैन इन ए लिफ्ट और एलिवेटर। अपरेंट वेट क्या होता है, जो हमारी रिएक्शन होती है न्यूटन थर्ड लॉ में जो रिएक्शन थी उसी को ही हम क्या बोलते हैं, अपरेंट वेट। एक होता है एक्चुअल वेट और एक होता है अपरेंट वेट। तो हम कैसे करेंगे बताती हूँ मैं आपको। सपोज ए पर्सन ऑफ मास m इज स्टैंडिंग ऑन ए वेइंग मशीन प्लेस्ड इन एन एलिवेटर और लिफ्ट। मतलब एक क्या है आपके पास, लिफ्ट है या फिर एलिवेटर है, ठीक है। जैसे मान लिया ये आपका एलिवेटर। एलिवेटर क्या होता है, इट इज ए वर्टिकल ट्रांसपोर्ट व्हीकल दैट मूव्स पीपल और गुड बिटवीन द फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग। एलिवेटर की डेफिनेशन क्या होती है, ये क्या होती है, एक वर्टिकल ट्रांसपोर्ट मशीन होती है, व्हीकल होता है, वर्टिकल ट्रांसपोर्ट व्हीकल। सुना होगा, एलिवेटर और लिफ्ट आपने देखी भी होंगी। ट्रांसपोर्ट व्हीकल दैट मूव्स पीपल और गुड बिटवीन द फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक जाने के लिए हम लिफ्ट का या फिर एलिवेटर का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, सपोज ए पर्सन ऑफ मास m इज स्टैंडिंग ऑन ए वेइंग मशीन। मतलब यहाँ पे ये कोई एलिवेटर या लिफ्ट है, यहाँ पे एक वेइंग मशीन है, तो यहाँ पे एक पर्सन है जिसका मास m है, वो क्या हुआ है, खड़ा है इसके ऊपर, ठीक है। तो क्या होगा, जो इसका पर्सन का वेट होगा वो क्या होगा, डाउनवर्ड में ड्यू टू ग्रेविटी mg होगा। और इन टर्न इसकी जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में r। मतलब जो ये वेइंग मशीन क्या कर रही है, उसका वेट मेजर कर रही है, तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। और इन टर्न एक्शन एंड रिएक्शन न्यूटन का थर्ड लॉ होता है, तो रिएक्शन क्या होगा उसका अपवर्ड डायरेक्शन में। और ये जो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा आर और mg क्या है आपका एक्चुअल वेट और आर क्या है आपका अपरेंट वेट। ओके, तो अब हमने इस टॉपिक में डिस्कस करना है कि जो अपरेंट वेट है वो मैन का किसकी वैल्यू क्या होगी इन डिफरेंट सिचुएशन। आर की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्चुअल वेट ऑफ द मैन इज mg और जो वेइंग मशीन इन टर्न जो उसके ऊपर रिएक्शन फोर्स लग रहा है वो कितना है, r। दिस रिएक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ पर्सन इज द अपरेंट वेट ऑफ द पर्सन। जो रिएक्शन फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो पर्सन का जो वेइंग मशीन पे जो कॉन्टेक्ट है उसकी वजह से एक्सर्ट हो रहा है, उसी को हम बोलते हैं अपरेंट वेट। अब हम क्या करेंगे, r इज रिलेटेड टू mg इन डिफरेंट सिचुएशन। हमने निकालना है r इज रिलेटेड टू mg के साथ क्या रिलेशन है r का इन डिफरेंट सिचुएशन। फर्स्ट केस हम करते हैं, फर्स्ट सिचुएशन क्या होगी, फर्स्ट केस क्या है, व्हेन द एलिवेटर इज एट रेस्ट। व्हेन द एलिवेटर इज एट रेस्ट, जब एलिवेटर क्या हो आपका रेस्ट पे हो। तो सबसे पहले हमने व्हेन द एलिवेटर इज एट रेस्ट, सिमिलरली हमने वही एलिवेटर बना लिए एक, ठीक है। हमने यहाँ पे वेइंग मशीन में क्या कर दिया, एक पर्सन क्या करे स्टैंडिंग पोजीशन में है, तो उसका वेट क्या होगा mg और उसकी इंटर्न रिएक्शन क्या होगी r। तो अब इन्होंने केस दिया है कि एलिवेटर रेस्ट पे है, एलिवेटर का कोई एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब एक्सेलरेशन क्या है 0, मतलब इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है इस पर्सन के ऊपर, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ द पर्सन क्या हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि एलिवेटर रेस्ट पे है तो एक्सेलरेशन ऑफ द पर्सन इज 0, ठीक है। तो नेट फोर्स ऑन द पर्सन क्या होगा, नेट फोर्स ऑन द पर्सन, उसकी वैल्यू भी क्या होगी F इज इक्वल टू ma।
वो भी क्या होगा, जीरो। मास तो कुछ ना कुछ है उसका, लेकिन जो नेट फोर्स हो रहा है उस पर्सन पे, एलिवेटर मूव ही नहीं करा, तो नेट फोर्स भी क्या हो रहा है उसके ऊपर, जीरो हो रहा है। तो क्या हो जाएगा आपको, चाहे आप आर माइनस एम जी कर लो, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेट फोर्स के इक्वल रख दो, या फिर एम जी माइनस आर कर दो, वो भी क्या हो जाएगा, नेट फोर्स। नेट फोर्स की वैल्यू जीरो है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दोनों सिचुएशन से आर इज इक्वल टू एम जी। मतलब जब एलिवेटर रेस्ट पे होगा तो वहाँ पे जो रिएक्शनल फोर्स है और जो एक्चुअल फोर्स है उसकी वैल्यू क्या हो गई, इक्वल। ये क्या होता है, एक्चुअल वेट, और ये क्या होता है आपका, अपरेंट वेट। ओके। अब सेकंड केस है, व्हेन द एलिवेटर इज मूविंग यूनिफॉर्मली इन द अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अगेन इन यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्मली मूव कर रही है इन अपवर्ड और डाउनवर्ड। तो इसका केस कैसे बनेगा, वही सेम, एलिवेटर हमने बना ली लिफ्ट, यहाँ पे क्या किया हमने, वेइंग मशीन में एक पर्सन स्टैंडिंग पोजीशन में है, तो ये आपकी क्या है, आर है, ये एम जी है। तो यूनिफॉर्मली इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, मतलब यहाँ पे भी यूनिफॉर्मली मूव कर रही है विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो यहाँ पे भी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड में, तो यूनिफॉर्मली में तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन ऑफ द पर्सन जीरो, फिर नेट फोर्स ऑन द पर्सन क्या हो गया, अगेन जीरो, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम ए, स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे, वो भी क्या हो गया, जीरो। तो सिमिलरली आर माइनस एम जी इज इक्वल टू जीरो। अपरेंट वेट माइनस एक्चुअल वेट किसके इक्वल होगा, फोर्स के। तो फोर्स जीरो है तो आर इक्वल है एम जी। इस सिचुएशन में भी आर, अपरेंट वेट और एम जी का क्या कनेक्शन है, दोनों इक्वल हैं। ठीक है, जैसे आपको इस फिगर में दिख रहा है कि दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है। अब थर्ड सिचुएशन है, व्हेन द एलिवेटर इज मूविंग अप विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। व्हेन द एलिवेटर इज मूविंग अप विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है, एक सेम एक्सेलरेशन के साथ, और अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो वहां पे कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन ऑफ द पर्सन क्या होगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन गिवन है, सपोज ए, यूनिफॉर्म है तो ए। तो हम जैसे डायग्राम बनाएंगे, तो ये हमारी लिफ्ट है, यहाँ पे स्टैंडिंग पोजीशन में है, तो ये क्या हो रही है, अपवर्ड एक्सेलरेशन के साथ जा रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में, मूविंग अप। तो यहाँ पे जो आर की वैल्यू है वो ग्रेटर होगी देन एम जी, क्योंकि वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो आर माइनस एम जी इज इक्वल टू, नेट फोर्स कितना हो जाएगा, एम इंटू ए, एम ए। तो आर की वैल्यू क्या होगी, एम जी प्लस एम ए, एम कॉमन लेंगे, ए प्लस जी, तो आर ग्रेटर देन हो जाएगा एम जी से। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, क्योंकि एम जी में एम ए और ऐड है, तो आर इक्वल एम जी नहीं है, आर इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए। तो आर की वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी एम जी से। सो अपरेंट वेट ऑफ द पर्सन, आर इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए, आर ग्रेटर देन एम जी। तो अपरेंट वेट कितना हो जाएगा, मोर देन एक्चुअल वेट, अपरेंट वेट ग्रेटर देन है एक्चुअल वेट। ये आपका थर्ड केस। अब सिमिलरली फोर्थ केस है, व्हेन द एलिवेटर इज मूविंग डाउन। यहाँ पे फोर्थ केस क्या है, एलिवेटर इज मूविंग डाउन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, सेम। अब यहाँ पे हमने अपवर्ड डायरेक्शन में लिया था, अब हम डायग्राम बनाएंगे, सेम डाउनवर्ड में मूव कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अब एम जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी, और एक्सेलरेशन क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो फोर्स सेम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम जी माइनस आर इज इक्वल टू नेट फोर्स एम ए। तो यहाँ से एम जी माइनस एम ए इज इक्वल टू आर, एम कॉमन, जी माइनस ए इज इक्वल टू आर। तो रिएक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा, एम जी में से एम ए सब्ट्रैक्ट हुआ, उसकी वैल्यू आई है, तो रिएक्शनल फोर्स लेस देन है अपरेंट वेट, लेस देन है एक्चुअल वेट की। तो ये आपका फोर्थ केस है। थर्ड था एक्सेलरेशन व्हेन द एलिवेटर इज मूविंग अप विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। फोर्थ वन है व्हेन द एलिवेटर इज मूविंग डाउन, तो डाउन में एम जी की वैल्यू ग्रेटर, आर लेस देन। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन ए गिवन है आपको डाउनवर्ड, तो एम ए। अब क्या है, फिफ्थ केस है आपका, इन द फ्री फॉल ऑफ लिफ्ट अंडर ग्रेविटी। इन द फ्री फॉल ऑफ लिफ्ट अंडर ग्रेविटी। ये जैसी आपकी लिफ्ट है, तो फ्री फॉल, नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्री फॉल हो रहा है, तो मीन्स डाउनवर्ड ही जा रही है,
तो डाउनवर्ड जा रही है तो ये आपका होता है mg, ये होता है r। फ्री फॉल हो रही है तो mg की वैल्यू ग्रेटर होगी, mg माइनस r, और एक्सेलरेशन भी कहाँ हो रहा है, डाउनवर्ड। लास्ट केस की तरह करेंगे हम, तो mg माइनस ma इज इक्वल टू r। नेट फोर्स ये है, रिएक्शनल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, और लिफ्ट जा रही है फ्री फॉल डाउनवर्ड में अंडर ग्रेविटी, तो mg हो जाएगा। तो यहाँ से m कॉमन, g माइनस a इज इक्वल टू r। अब इन्होंने कहा अंडर ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो ही g के इक्वल है, तो m इज इक्वल टू जी माइनस जी इज इक्वल टू आर। तो रिएक्शनल क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ इस केस में क्या होगा, जो अपरेंट वेट है वो पर्सन का बिकम्स जीरो और पर्सन बिकम्स वेटलेस। तो ये जो अपरेंट वेट है पर्सन का, जो इन टर्न वेइंग मशीन पर्सन पे अप्लाई कर रही है, वो वेट क्या हो जाएगा, जीरो। इन दिस सिचुएशन, फ्री फॉल की सिचुएशन में द पर्सन बिकम्स वेटलेस, उसका कोई भी वेट नहीं होगा। ये थे आपके 5 केसेस। ओके, किसके, द मोशन ऑफ द मैन इन एलिवेटर और लिफ्ट। तो रिएक्शनल फोर्स का mg के साथ क्या कनेक्शन था। 2 केसेस में आपने चेक किया, r इज इक्वल टू mg था जब नो एक्सेलरेशन था और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन अपवर्ड डाउनवर्ड। एक केस में क्या था, जब क्या था, एलिवेटर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही थी तो वहाँ पे r ग्रेटर था mg, जब डाउनवर्ड में आ रही थी तो r लेस देन था mg, जब फ्री फॉल हो रहा था तो r की वैल्यू क्या होगी, जीरो। r की वैल्यू नेगेटिव भी होती है एक केस में। r की वैल्यू नेगेटिव कब होगी, जब डाउनवर्ड एक्सेलरेशन g से भी ज़्यादा हो। जब g से भी ज़्यादा होगा तो ये वाली वैल्यू g से भी ज़्यादा होगी, तो आपका जो रिएक्शन होगी वो नेगेटिव आएगी। ठीक है, नेगेटिव कब आएगी, व्हेन डाउनवर्ड एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन जी से भी ज़्यादा हो। तो यहाँ पे a की वैल्यू g से ग्रेटर पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, r नेगेटिव में आ जाएगा। तो नेगेटिव केस में क्या होगा, जो पर्सन है लिफ्ट में वो लिफ्ट की सीलिंग के साथ क्या करेगा, वेटलेस तो हो गया जीरो की सिचुएशन में, अब वो r नेगेटिव हो गया, उसका बहुत बहुत कम वेट हो गया, तो वो हवा में उड़ेगा और सीलिंग के साथ टच करेगा, तो r की वैल्यू वहाँ पे नेगेटिव होगी। ओके, ये था आपके 6 केसेस of elevator or lift. In next class we will discuss about the concept of friction and connected motion. Atwood machine के बारे में डिस्कस करेंगे। If any problem better than discuss, please like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you.